न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान भी हार जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों जब आग लगी हो सीने में। तो शुरू करते हैं आज की सुपर डुपर क्लास में। तो दोस्तों आज की सुपर डुपर क्लास में हम सभी लोग न्यूमेरिकल की तबाही मचाने वाले हैं, और वो भी न्यूमेरिकल कुमार मित्तल बुक का चैप्टर नंबर 4 सरल रेखी पथ पर गति या ऋजु रेखी पथ पर गति। तो दोस्तों पिछली क्लास में हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक हर न्यूमेरिकल का धुआं कर चुके हैं। आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 से आगे ले चलना है। दोस्तों हम लोग देखेंगे ना क्वेश्चन नंबर 13 के बाद इतने जानदार, इतने झक्कास, इतने ज़बरदस्त, इतने लल्लन टॉप न्यूमेरिकल मिलेंगे कि आपका दिल गदगद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। निकाल लीजिए कॉपी और पेन और लाइए अपने चेहरे पर ए सुपर डुपर मुस्कान। जब तक दोस्तों चेहरे पे मुस्कान नहीं रहेगी ना तो ये जान लेना कि न्यूमेरिकल आपको इतना डराएगा कि आप न्यूमेरिकल को छोड़ करके भाग जाने वाले। दोस्तों आपको न्यूमेरिकल को छोड़ के भागना नहीं है, न्यूमेरिकल के पीछे पड़ जाना है और न्यूमेरिकल से कह देना है कि ये न्यूमेरिकल तेरी इतनी औकात नहीं जो तू मुझे हरा सके। न्यूमेरिकल की इतनी औकात नहीं है दोस्तों जो आपको हरा सके। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया है। हम लोगों ने पिछली क्लास में 12 क्वेश्चन तो लगा ही लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आपके सामने आ गया। देख रहे हो, पढ़ रहे हो, क्या मस्त क्वेश्चन है ना, क्या ज़बरदस्त दोस्तों क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी प्रक्षेपण बिंदु जो कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है एक वस्तु किसी नियत वेग से यदि ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंकी जाती है तो 9 सेकंड बाद पृथ्वी से टकराती है। यदि उसी वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंकी जाती है तो 4 सेकंड बाद पृथ्वी से टकराती है। गणना कीजिए कि यदि उस वस्तु को प्रक्षेपण बिंदु से स्वतंत्रतापूर्वक गिरने को छोड़ दिया जाए तो वह कितने समय पश्चात पृथ्वी से टकराएगी। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है। आपने न्यूमेरिकल पढ़ा, आपको न्यूमेरिकल दोस्तों पढ़ने में आपको लगा होगा अरे भाई मेरे तो बस की बात नहीं है। दोस्तों आपको न्यूमेरिकल ना 4-5 बार पढ़ना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार पढ़ो, कम से कम 2 बार तो पक्का पढ़ो। 2 बार पढ़ो, देखो क्वेश्चन में क्या हमको कुछ समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है तो आप लिखिए, नहीं दिया हुआ है तो आप देखिए क्या हमको फिगर वगैरह कुछ बना सकते हैं क्या। अगर दोस्तों आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ फिगर बना सकते हैं तो आप पक्का फिगर बनाने का प्रयास जरूर किया करें भाई। दोस्तों आपको सवाल में कह रहा है किसी प्रक्षेपण बिंदु जो कि पृथ्वी तल से, देखो भाई ये देखो ना, मैं कुछ बना दे रहा हूँ, कुछ बना रहा हूँ। देखो क्या बना रहा हूँ कि ये कोई यहाँ से प्रक्षेपण बिंदु जो कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, मतलब ये कुछ है और इससे यहाँ पे वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है और ये क्या है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है। ये धरती माता है, पृथ्वी तल है, ठीक है। यहाँ से प्रक्षेपण बिंदु क्या है, h ऊंचाई पर है। तो दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक वस्तु किसी नियत वेग से यदि ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंकी जाती है। लो भाई कोई वस्तु है, मान लो ये वस्तु है, इस वस्तु को ऊपर की ओर u वेग से दोस्तों क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। कमाल की बात है, जब फेंका जाता है ना तो ये क्या करता है कि 9 सेकंड बाद पृथ्वी से टकराता है। गेंद क्या होता है, 9 सेकंड बाद पृथ्वी से टकराता है। अब बताओ गेंद को ऐसे ऊपर को ऐसे फेंका गया, गेंद ऐसे आकर के पृथ्वी से 9 सेकंड बाद टकरा जा रही है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ना गेंद का पहले वेग, मतलब कितने वेग से गेंद को फेंका गया, कितने वेग से दोस्तों गेंद को फेंका गया। अब हमें u को निकालना है, ठीक ना। अच्छा, हम जब ऊपर की दिशा में वेग दिया रहता है उसको हमें नीचे लेना होता है तो u का मान माइनस में, तो u आपको किस में लेना है, माइनस में लेना है, ठीक है। तो अब हमें u को लेना है और हमें t दिया हुआ है। अब हम लोग गति का समीकरण लगाएं। कौन सा गति का समीकरण लगाते हैं भाई, गति के प्रथम समीकरण से, ठीक ना। गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। अब प्रथम समीकरण जब वस्तु नीचे आ रही हो तो वह होता है हमारा गति का समीकरण क्या हो जाता है, v बराबर u प्लस जी टी, v बराबर u प्लस जी टी। तो वस्तु को फेंका जा रहा है, पृथ्वी तल पे आके कितना वेग होता अपने को नहीं पता, v बराबर u की जगह पे दोस्तों हम लोग क्या ले लेंगे, u की जगह पे हम लोग क्या ले लें। अच्छा, ये हमें गति का समीकरण लगाना
हमें तो नहीं लगता कि हमको सूट कर रहा है। गति का समीकरण दोस्तों हमको ये एच दिया हुआ है ना कि एच ऊंचाई नीचे आता है, तो हमको गति का प्रथम समीकरण ना लेकर के हमको गति का ना द्वितीय समीकरण लेना चाहिए। हमको क्या लेना पड़ेगा? द्वितीय समीकरण। क्यों द्वितीय समीकरण लेना है? क्योंकि हमको एच मतलब कितनी ऊंचाई तक आ रहा है, ठीक है। तो द्वितीय समीकरण हमारा होता क्या है गति का? द्वितीय समीकरण हमारा होता है यस बराबर या एच बराबर यू टी, नीचे आ रहा तो प्लस लगाएंगे 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक ना। तो यच की जगह पे यच ही लिखे, यू की जगह पे माइनस यू, टी अपने को कह रहा है कि 9 सेकंड में ऊपर की ओर फेंकते हो ना ये वस्तु, 9 सेकंड में कहाँ पे आ जाती है? धरती माता पे, पृथ्वी पे आ जाती है। तो 9 + 1/2 जी। अच्छा देखो क्वेश्चन में आपके सामने क्वेश्चन है, आपको कहीं जी दिया है? अरे भाई जी कहीं दिया ही नहीं है। जब दोस्तों जी कहीं ना दिया हो तो आप 10 रखो, ठीक है। जब जी ना दिया हो कितना रखोगे? 10। टी स्क्वायर, टी की जगह पे 9, टी की जगह पे 9 का स्क्वायर। तो यच बराबर क्या हो जाएगा? -9u + 2 × 5 = 10, 5 × 9 × 9 = 81। तो यच बराबर क्या हो जाएगा? -9u + 5 × 5 = 5 × 8 = 40, 405। इसको मान लेते दोस्तों समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। अब देखो हमें जो निकालना है ना वो अभी धीरे धीरे आएगा। क्या निकालना है, कैसे निकालना, धीरे धीरे आएगा। ये हमने क्या किया कि वस्तु को u वेग से फेंका गया, वस्तु यह ऊंचाई आते आते धीरे धीरे यहाँ पे 9 सेकंड में पृथ्वी पर आ गई। आगे कह रहा है कि यदि उसी वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंकी जाए। अब वस्तु को अभी तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया तब ऐसे आया, अब की बार कह रहा है कि नीचे की ओर फेंका जाए, मतलब ऐसे डायरेक्ट टपका दिया जाए, ठीक है। तो यदि जब वस्तु को नीचे फेंका जाता है तब, जब वस्तु को नीचे फेंका जाता है, तब अब बताओ कौन सा गति का समीकरण लगाएं? वही, क्योंकि यच अपने पता है, यू अपने को नहीं पता है, ठीक है। लेकिन टी पता है। टी कितना भैया? यहाँ पे 4 सेकंड। देखो लिखा ना कि 4 सेकंड में वह पृथ्वी से टकराती है। तब यच बराबर यू टी + 1/2 जी टी स्क्वायर से, तो यच की जगह पे कितना? यच ही रहेगा। यू की जगह पे अब की बार देखो माइनस यू, अब की ऊपर थोड़ी फेंका गया, जो माइनस यू लेंगे ना प्लस यू ही रहेगा। यू टी की जगह पे 4 + 1/2 जी की जगह पे 10, टी की जगह पे 4 का स्क्वायर। तो यच बराबर दोस्तों हो जाएगा 4u + 2 × 5 = 10 और 4 चौके 16, 16 × 5 = 80। समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों इस समीकरण 1 और 2 को अगर बड़े प्यार से आप देखोगे ना, समीकरण 1 और 2 को बड़े प्यार से जब आप देखोगे तो आप क्या देख रहे हो कि समीकरण 1 का एक पक्ष दूसरे समीकरण का एक पक्ष दोनों आपस में बराबर है। देखो ये और ये यच बराबर है, एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष आपस में बराबर होता है, ठीक ना, ये बराबर होता है, ठीक। तो हम लोग क्या लिखते हैं? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक पक्ष बराबर है, दूसरा आपस में बराबर होगा। दूसरा बोले तो -9u + 405 बराबर होगा 4u + 80 के, ठीक। 4u इधर लाओ, -9u -4u, सही है ना। -9u इधर प्लस है, इधर आएगा तो -4u बराबर क्या हो जाएगा? 80 पहले से -405, 80 पहले से माइनस क्या हो जाएगा? 405 हो जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 9 × 4 = 13, -13u बराबर 80 में से 405 घटाओ भैया, 5 में से 0 गया 5, ठीक है। 5 में से 0 गया 5, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर कितना बचा? 3, 320 -320 माइनस खिसक लिया तो u बराबर आ गया 320 नहीं 325। देखो 10 में 5 में 0 गया 5, मैं लिखा कहाँ हूँ? 0। ये कितना खतरनाक मेरा माइनस है ना, 325/13। ये दोस्तों u का मान आया। इसका मतलब है कि u जो है हमने इतना प्रारंभिक वेग से वस्तु को फेंका। अब अगर u का मान मिल गया है तो हम लोग बताओ समीकरण 1 चाहे 2 का यूज करके h का मान निकाल सकते हैं कि नहीं? एकदम निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से अपना क्या हो जाएगा? h बराबर -9u की जगह पे 325/13 प्लस 405। तो h बराबर आपका क्या आ जाएगा? इसको हम लोग 9 से गुणा कर दे, क्या 9 से गुणा करेंगे? 9 × 5 = 45,
9×5 अच्छा, चाहे एक में रखे चाहे दो में रखे, एक में रखते और आसान, कोई बात नहीं, जब रख दिए हैं। 9×5 45, 9×2 18, 18 9×5 45, 9×2 18, 18 और 4 18 4 22, फिर 9×3 27, 27 2 29 बटा 13 प्लस 405, और देखो यहाँ पे माइनस में है, ठीक है। तो यच बराबर आपका क्या हो जाएगा, यच बराबर, देखो भाई यच बराबर 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, 3 29 3 3 13 1 13 दूनी 26, 26 है और कितना 6 13 5 65, 265 माइनस 265 प्लस 405। तो यच बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, घटा दो भैया, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 180 मीटर। मतलब जो ये फेंका जा रहा है ना पिंड को, वह पिंड को कितनी ऊंचाई से फेंका जा रहा है, 180 मीटर की ऊंचाई से फेंका जा रहा है। पिंड को दोस्तों 180 मीटर की ऊंचाई से फेंका जा रहा है, और कितने वेग से, 350/13 के वेग से। अब कह रहा आपसे कि कह रहा है कि यदि वस्तु को प्रक्षेपण बिंदु से, प्रक्षेपण बिंदु कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ से दोस्तों वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक मतलब ऐसे लिए रहो धीरे से टपका दो, ऐसे लिए धीरे से टपका दो, ठीक है, इसको बोलते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है। तो कह रहा कि स्वतंत्रता पूर्वक टपकाने पर, ठीक है, वह कितने समय पश्चात पृथ्वी से टकराएगी, कितने समय पश्चात पृथ्वी से टकराएगी, आपसे समय पूछ रहा है दोस्तों, आपसे समय पूछ रहा है, आपको यच दिया हुआ है। अब आपको देखना हमको कौन सा समीकरण लगा देना है, ठीक है, वही समीकरण, दूसरा ही समीकरण। तो वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर, ठीक ना वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक क्या करने पर, गिराने पर, स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर, ठीक है। जब स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं तो u बराबर 0, ठीक है, गिराने पर। गति के दूसरे समीकरण से, दूसरा समीकरण लेते भैया, गति के दूसरे समीकरण से, दूसरा समीकरण क्या, वही h बराबर u t प्लस, निचवा आ रहा है ना, प्लस लगाएंगे, 1/2 GT², h की जगह यहाँ पे 180, u की जगह यहाँ पे 0 गुणे t प्लस 1/2, t की जगह यहाँ पे 5 ना, वाह सर क्या गजब, आप t जगह पे 5 ले रहे हैं, g की जगह यहाँ पे 10, t को मनवा नहीं पता है। 180 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 5 10 5t², यानी 5t² बराबर 180। तो बताओ भैया t² बराबर क्या हो जाएगा, 180/5, t² बराबर 180/5, तो t² बराबर 5 यानी 15, 3 18, 3 5 36, और t² बराबर 36, तो t बराबर करने में 36 है, t बराबर 6 सेकेंड। ये दोस्तों आपका आंसर आया, देख लो। तो मतलब आपसे क्या कह रहा है कि मतलब 3 बार वही गति का समीकरण लगाना पड़ा अपने को ना। देखो पहली बार गति का समीकरण हमने यहाँ पे लगाया, दूसरी बार गति का समीकरण हमने यहाँ पे लगाया, और तीसरी बार गति का समीकरण हमने यहाँ पे लगाया, मतलब 3 बार, ठीक है। मतलब पहले तो वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया, फिर एक बार नीचे की ओर फेंका गया, फिर तीसरी बार स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया। तब बताओ कितने समय पहुंचा, पहले जब फेंका गया 9 सेकंड में, दूसरी बार जब फेंका गया 4 सेकंड में, और स्वतंत्रता पूर्वक फेंका गया तो वह 6 सेकंड में आता है। आपसे यही वाला समय पूछा हुआ था दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको ना बढ़िया तरीके से एकदम समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ कहीं रही नहीं होगी। मैं साइड को वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से ज़बरदस्त तरीके से इसको उतार लो भाई, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ठीक है ना। आ जाए एकदम सर, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पाते हैं, ठीक ना। और देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या उसको आपके अंदर ज़रा सा भी जोश वोश भरा है कि क्वेश्चन नंबर 13 लगाए हैं, और इतना आप न्यूमेरिकल लगाने के लिए भूख है कि क्वेश्चन नंबर 14 आए ना उसको तुरंत लगाएंगे, ठीक ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 आएगा, उसका ज़रूर आपको स्वागत करना है, ठीक है। देखना है क्या क्वेश्चन नंबर 14 को आप कुछ न कुछ लगा सकते हो या नहीं, ठीक है, वही आपको देखना भैया। तो क्वेश्चन नंबर 14 धीरे धीरे आपके सामने आ गया है भाई, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ गया दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 14 को बढ़िया से पढ़ना है, क्या कम से कम क्वेश्चन भाई 2 से 3 बार पढ़ना है, कम से कम 2 से 3 बार। 5-6 बार पढ़ोगे ना, पता चला पढ़ने में तुम इतना डिमोटिवेट हो जाओगे, अरे यार इतना बड़ा है ना, मेरे बस की बात है ये नहीं है। आपको दोस्तों ऐसे एकदम नहीं बोलना है, क्वेश्चन पढ़ना है
कोई बात नहीं समझ आ रहा है, लो फिगर पहले बनाते हैं। फिगर बनाओ, देखो क्या कर सकते हैं। गति का समीकरण कौन सा लगेगा, क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, इस पर थोड़ा सा आपको सोचना है, विचारना है, चर्चा करना है, ठीक है मुझसे। चलो यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में कि गैस से भरा एक गुब्बारा जिसके हैंगर में एक प्रशिक्षु सवार है, प्रशिक्षु, ठीक है, प्रशिक्षु सवार है। आगे कह रहा है अब प्रशिक्षु सवार है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिमान है। जब गुब्बारा 45 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो उसी क्षण प्रशिक्षु गुब्बारे से बाहर कूद जाता है। कूदने के 3 सेकंड पश्चात प्रशिक्षु अपना पैराशूट खोलता है, जिसके फलस्वरूप उसकी गति अवमंदित हो जाती है। यदि मंदन की प्रकृति एक समान तथा इसका परिमाण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माने तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। लो भैया क्या क्या गणना करना है। पैराशूट खोलते क्षण प्रशिक्षु पृथ्वी से किस ऊंचाई पर था, इस क्षण वह गुब्बारे से कितना दूर था, वह पृथ्वी पर किस वेग से पहुंचा, गुब्बारे से कूदने एवं पृथ्वी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। दोस्तों जितना बड़ा सवाल है ना उससे कम आपका सॉल्यूशन होने वाला है। बस केवल डरना नहीं है, देखना बढ़िया तरीके से इंजॉय के साथ देखना है आपको। देखो क्या है, कोई गुब्बारा है, ठीक ना, गुब्बारा गैस से भरा गुब्बारा है, ठीक है। देखो गैस बता दिया है, ठीक है, ताकि तुम लोग कुछ और मत समझो, ठीक है। देखो मैं भी एक गुब्बारा बना दिया। ये दोस्तों गुब्बारा है, ठीक है, और गुब्बारा है और गुब्बारे से कह रहा कि गैस से भरा एक गुब्बारा जिसके हैंगर में एक प्रशिक्षु सवार है। लो भाई यहाँ पे दोस्तों कोई प्रशिक्षु, मैं प्रशिक्षु ना लेकर के कोई प्रशिक्षिका ले रहा हूँ, ठीक है। लो भाई ये प्रशिक्षिका है, मस्त बाल और झाड़ी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो मोटी सी है ये, ठीक है, मोटी सी, इतनी मोटी सी बना देते हैं ताकि तुम लोग देखो को वाह मोटी, ठीक है। ये देखो यार ये मोटी बैठी उठी है, ठीक है। इसका ये हाथ है, यहाँ से ये बाय बाय कर रही तुम लोगों को, तुम लोग देख करके तुम लोग भी हाय बाय करने लगे, ठीक। ये प्रशिक्षिका है दोस्तों, यहाँ प्रशिक्षु है लेकिन मैं प्रशिक्षिका मान ले रहा हूँ। प्रशिक्षिका यहाँ पे मोटी सी है, वो बैठी हुई है, ठीक है। तो कह क्या रहा है कि प्रशिक्षु सवार है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर की ओर गतिमान है और ये गुब्बारा जो है ना उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, किधर जा रहा है, ऊपर। तो यू जो है ऊपर की ओर जा रहा है, कितने मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। अगर बताओ गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है और हमको उसको नीचे लेना है तो यू का मान माइनस ले लेना है। इतनी बात तो आप जान ही गए हो। उसके बाद कह रहा है कि जब गुब्बारा 45 मीटर की ऊंचाई पर होता है, अरे कहाँ से, पृथ्वी तल, देखो ये पृथ्वी तल है, इस पृथ्वी तल से यानी धरती माता की दूरी से ये कितने पर है, 45 मीटर पर है। देखो ये देखो यहाँ से ये क्या है, 45 मीटर, 40 5 45 मीटर की दूरी पर है। कौन, ये प्रशिक्षु मतलब गुब्बारा, ठीक है। 45 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो उसी क्षण प्रशिक्षु गुब्बारे से बाहर कूद जाता है। अरे वाह, वो कूद जाता है, गुब्बारे से बाहर कूद जाता है। और कहता है कि कूदने के 30 सेकंड पश्चात प्रशिक्षु गुब्बारे से बाहर कूद जाता है। कूदने के 3 सेकंड पश्चात प्रशिक्षु अपना पैराशूट खोलता है। तो दोस्तों पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि जब ये गुब्बारा धीरे धीरे उड़ रहा था 10 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊपर की ओर, तो ये जो है 3 सेकंड में कितना, जब पैराशूट खोलता है तो पैराशूट खोलते समय यह 3 सेकंड में कितना दूरी तय कर लेता है। तो प्रशिक्षु द्वारा 3 सेकंड में चली गई, पहले हम लोग दूरी निकालते हैं, ठीक ना। अभी देखो सब आपको सवाल समझ में आएगा। प्रशिक्षु द्वारा, प्रशिक्षु मतलब ये वाला छा रहेगा ना, ये देखो यार, प्रशिक्षु द्वारा 3 सेकंड में चली गई दूरी, 3 सेकंड में क्या निकाले हम लोग, चली गई दूरी, 3 सेकंड में चली गई दूरी। अब देखो 3 सेकंड में चली गई दूरी निकालना है हमको, ठीक है। प्रशिक्षु द्वारा हम लोग क्या निकाल लेते हैं, प्रशिक्षु द्वारा 3 सेकंड में हम लोग कितना दूरी तय करता है, पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वही निकाल लेते हैं। तो अभी दूरी निकालने के लिए हमको भैया यू पता है, यू को नीचे लेना तो माइनस में आ जाएगा। हमको दूरी बोले तो यच चाहिए, यू पता है, ठीक ना। तो हम लोग कौन सा गति का समीकरण लगा दें, दूसरा लगा देते हैं। तो गति के दूसरे समीकरण, अच्छा देखो दूसरा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यार तीसरा हमको पहला तीसरा सूट नहीं करेगा, वी पता ही नहीं है, ठीक है। तो गति चली गई दूरी, तो यच बराबर यू टी नीचे आ रहा तो प्लस में 1/2 GT²। तो यच अपने को चाहिए u की जगह पे -10, t की जगह पे 3 सेकेंड प्लस 1/2। अच्छा g कितना दिया है, देखोगे ना क्वेश्चन में अपने को g 10 दिया है, 10, और t की जगह पे 3 का स्क्वायर। तो यच बराबर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, -30 -30 प्लस 2 1 के 2, 2 5 10, 3 3 9, 9 5 45। तो यच बराबर कितना आ गया, 15 मीटर। सोचो जरा, जो प्रशिक्षु है वह प्रशिक्षु गुब्बारे में से कूद जाता है और 3 सेकंड में वह 15 मीटर की ऊंचाई पर आ जाता है। पूरा यहाँ पे 45 है, ये 15 मीटर आ जाता है तो पृथ्वी तल से उसकी दूरी कितनी बचेगी, पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई बचेगी 30 मीटर।
पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई कितनी बचेगी? 30 मीटर। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा कि पैराशूट खोलते समय क्षण प्रशिक्षु पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर था। लो मिल गया। तो जो दोस्तों जब ये प्रशिक्षु जो है जब पैराशूट खोलता है, पैराशूट खोलते समय वह पृथ्वी तल से 30 मीटर की ऊंचाई पर था। तो आपका पहला आंसर आ गया कि पैराशूट खोलते समय, पैराशूट खोलते समय, पैराशूट खोलते समय प्रशिक्षु की पृथ्वी तल से ऊंचाई, प्रशिक्षु की पृथ्वी तल से ऊंचाई, पृथ्वी तल से ऊंचाई। तो दोस्तों पूरा ऊंचाई कितना था? 45। कितना नीचे आया? 15। कितना बचा? 30 मीटर। लो भैया पहला आंसर आ गया 30 मीटर। मज़ेदार आंसर था ना, बढ़िया क्वेश्चन। आगे देखो अभी क्या कह रहा है, इस क्षण वह गुब्बारे से कितना दूर था। अब बताओ भैया 3 सेकंड अगर ये नीचे आया है, 3 सेकंड गुब्बारा तो ऊपर आ जाएगा। 3 सेकंड अपना गुब्बारा जो है वह तो कुछ ऊपर जाएगा। तो 3 सेकंड में गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। तो क्या निकाले हम लोग दोस्तों निकालेंगे 3 सेकंड में गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी। 3 सेकंड में गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी। कितना दूरी गुब्बारा तय किया? 3 सेकंड में। मतलब प्रशिक्षु नीचे आता है, गुब्बारा ऊपर जाता है। कितने वेग से जाता है? 10 मीटर पर सेकंड से। कितना सेकंड तक? 3 सेकंड तक। दूरी बराबर क्या होता है? तो दूरी बराबर दोस्तों हम लोग जानते हैं, दूरी का बहुत ही प्यारा फार्मूला, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो गुब्बारा कितना दूरी चला? 10 की चाल से 3 सेकंड तक 30 मीटर चला, ठीक है। 30 मीटर चला। अभी क्या तुमसे पूछ क्या रहा है कि इस क्षण वह गुब्बारे से कितना दूरी पर था। अभी प्रशिक्षु कितना दूरी पर है पृथ्वी तल से? 30 पर। 15 तो गैप हुआ, लेकिन ये 30 और चला गया। तो इसका मतलब कि अब प्रशिक्षु और गुब्बारे के बीच में 45 का गैप है। प्रशिक्षु और गुब्बारे के बीच अब जो है 45 का गैप है। तो इस क्षण अब क्या लिख दे भाई, इस क्षण वह मतलब प्रशिक्षु गुब्बारे से 30 तो चला गया, पहले से 15 गैप था, 15 और 30 ये 15 30 45 मीटर, 45 मीटर क्या लीजिए भाई 45 मीटर दूर था, 45 मीटर दूर था। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा आंसर। ठीक है भाई, ये आपका पहला हुआ और ये आपका क्या हो गया, दूसरा आंसर हो गया। तीसरा देखो हमसे क्या पूछ रहा है, तीसरा हमसे कह रहा है कि वह पृथ्वी पर किस वेग से पहुंचेगा। कौन? प्रशिक्षु जो है पृथ्वी पर कितने वेग से पहुंचेगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब बताओ भैया जरा प्रशिक्षु का वेग हमको निकालना है कि प्रशिक्षु जो है वह पृथ्वी पर कितने वेग से पहुंचेगा, वे हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो गुब्बारा से प्रशिक्षु निकल के आया इस पर, तो पहले हम लोग ये निकाल लें कि जो प्रशिक्षु है वह गुब्बारे से जब कूदा तो उस समय यानी 3 सेकंड बाद जब कूद गया, जब इस पे पैराशूट पे आता है 3 सेकंड बाद प्रशिक्षु का वेग कितना होता है। ठीक है, 3 सेकंड बाद प्रशिक्षु का वेग कितना होता है, पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। 3 सेकंड पश्चात या 3 सेकंड बाद, ठीक है 3 सेकंड बाद या 3 सेकंड में, ये भी कुछ भी लिख सकते हैं। 3 सेकंड में प्रशिक्षु का वेग, 3 सेकंड में प्रशिक्षु का वेग। अब वेग निकालने के लिए हमको लगाना पड़ेगा भैया, नीचे आ रहा है तो v बराबर u प्लस जी टी से, तो 3 सेकंड में प्रशिक्षु का वेग। ठीक है, 3 सेकंड में प्रशिक्षु का वेग, हमें ये तो पता भैया ये u मतलब 10 मीटर पर सेकंड से उड़ रहा है, तो नीचे लाना है -10 हो जाएगा। v का मान अपने को चाहिए -10, g की जगह पे 10, t की जगह पे 3, तो v बराबर -10 प्लस 30, तो v बराबर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों कमाल की बात देखो, यहाँ पे ये सुनो, अब ये प्रशिक्षु जो है यहाँ से पहले तो 10 मीटर पर सेकंड से गुब्बारा के साथ प्रशिक्षु भी उड़ रहा था। अब ये प्रशिक्षु क्या किया, गुब्बारे से कूद गया, पैराशूट पे आ गया। जब पैराशूट पे आया 3 सेकंड में, तो इसका वेग क्या हुआ 20 मीटर पर सेकंड। अब यही 20 मीटर पर सेकंड इसका प्रारंभिक हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा। और ये पृथ्वी पर आता है उसका वेग वो क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा।
ठीक ना। तो अब ये 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे वी मतलब आपके दिमाग में चल रहा है कि अंतिम वेग। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब प्रशिक्षु गुब्बारे से पैराशूट पर आता है तब वह उसका, अब पैराशूट नीचे आ रहा है ना, पैराशूट नीचे आ रहा है, तो पैराशूट का जो प्रारंभिक वेग क्या कहलाएगा, वी कहलाएगा। ठीक है, पैराशूट का प्रारंभिक वेग क्या कहलाएगा, वी कहलाएगा। और अंतिम वेग आपसे पूछ रहा है कि वह पृथ्वी पर किस वेग से पहुंचेगा, आपसे अंतिम वेग पूछ रहा है। ठीक ना। जब पैराशूट नीचे आता है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 20, अंतिम वेग आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अंतिम वेग आपसे पूछ रहा है तो कौन सा गति का समीकरण लगाएं, हमें टी वो तो कुछ पता नहीं है, और इतना पता है कि पैराशूट 30 मीटर की दूरी तय करता है। पैरामीटर कितना दूरी तय करता है, 30 मीटर। तो अब हम लोग लगा दें कौन सा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण लगाएं एकदम भाई, गति का तीसरा समीकरण लगाते हैं। तो ये हमारा तीसरा सवाल है, ये देखो भैया तीसरा ना, नहीं ये अच्छा तीसरा तो लगा ही रहे। तो गति के तीसरे समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से, और तीसरा समीकरण क्या हमारा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बताओ भाई, आप कहोगे अरे सर वस्तु पैराशूट नीचे आ रहा है, आप कहाँ ए लिखे हैं, जी कहाँ नहीं लिखे, यस की जगह यहाँ पे एच कहाँ नहीं लिखे, एस की जगह यहाँ पे मैं एच लिख दूंगा चलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको सवाल में ना देखो लिखा है कि जब 3 सेकंड पश्चात प्रशिक्षु अपना पैराशूट खोलता है जिसके फलस्वरूप उसकी गति अवमंदित हो जाती है, यदि मंदन की प्रकृति एक समान था, उसका परिमाण 5 मीटर पर सेकंड माने, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माने। मतलब दोस्तों जो पैराशूट है ना, पैराशूट नीचे आ रहा है, मतलब जब कोई मशीन या कोई दूसरा काम करता है तो वहाँ पे उसका त्वरण ले लिया जाता है। ठीक है, तो पैराशूट नीचे आ रहा है तो पैराशूट का त्वरण कितना त्वरण है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो वी अपने को निकालना है, वी स्क्वायर तो निकालना है, और यही जो वी है यही काम करेगा यू का। तो 20 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे -5। अब आप कहोगे सर -5 काहे ले रहे हैं, क्योंकि भैया मंदन है, मंदन मतलब त्वरण माइनस में। ठीक है, और यस पैराशूट कितना नीचे आता है, 30 मीटर नीचे आता है। तो वी स्क्वायर बराबर 20 हम 400 माइनस 30 है, 5 दूनी 10, 10 की 30, ये देखो 300। तो वी स्क्वायर बराबर दोस्तों आ गया 100। तो वी बराबर करने में 100 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब जो पैराशूट है वह पैराशूट जो है 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे पृथ्वी तल पर आता है। चौथे में क्या पूछ रहा है, गुब्बारे से कूदने एवं पृथ्वी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, गुब्बारे से कूदने एवं पृथ्वी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, हमको समय पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो गुब्बारे से वह कूदा कितने समय में, 3 सेकंड में। अब यहाँ से ये यहाँ तक कितने समय पहुँचा, हम लोग ये निकाल लेते हैं। पैराशूट द्वारा पृथ्वी तक पहुँचने में लगा समय, पैराशूट द्वारा पृथ्वी तक पहुँचने में लगा समय, पैराशूट द्वारा पृथ्वी तक पहुँचने में लगा समय। हमको समय चाहिए, अब हम लोग को समय चाहिए तो कौन सा गति का समीकरण लगाएं, तो v बराबर u प्लस AT से। ठीक ना, तो v अपने को कितना पता है, 10 मीटर पर सेकेंड बराबर u अपने को कितना पता है, u का काम ये करेगा 20 करेगा प्लस दोस्तों a अपने को क्या है -5 इंटू टी। तो इधर आएगा तो 10 - 20 बराबर -5t, 10 में से 20 गया -10 बराबर 5t। तो दोस्तों t बराबर क्या हो जाएगा, माइनस खिसक लिया, तो t बराबर 2 सेकेंड। t बराबर क्या है, 2 सेकेंड। तो ये जो 2 सेकेंड आया है ना, ये 2 सेकेंड में, इस 2 सेकंड में जो अपना पैराशूट है वह पैराशूट यहाँ से 30 मीटर की दूरी तय करता है। लेकिन अपने से क्या पूछा हुआ है कि गुब्बारे से कूदने एवं पृथ्वी तक पहुँचने में उसे कितना समय लगा, प्रशिक्षु 3 सेकंड में गुब्बारे से पैराशूट में आया, फिर पैराशूट से 2 सेकंड में नीचे आया, तो कुल समय क्या हो जाएगा। अब समझ गए होगे, अरे भैया कुल समय बताओ, 3 + 2 बराबर 5 सेकेंड, 3 + 2 बराबर 5 सेकेंड। लो भाई आपका आंसर आया है, पहला आंसर 30 आया है। पहला आंसर कितना है भैया, पहला आंसर अपना कितना आया था 30 मीटर। तो मैंने कुछ गलत निकाल दिया क्या, पहला
अच्छा नहीं, देखो पहला आंसर ये 30 मीटर, एकदम सही भाई, पहला आंसर 30 मीटर। दूसरा आंसर मैं आंसर मैच कर रहा हूँ भाई, ठीक है। दूसरा 45 मीटर, देखो दूसरा 45 मीटर कहाँ है भैया, दूसरा 45 मीटर देखो यहाँ पे है, दूसरा 45 मीटर यहाँ पे है, और तीसरा अपना है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड देखो यहाँ पे है, चौथा 5 सेकंड यहाँ पे है, ठीक है। तो आपने देखा दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने 14वां वाला क्वेश्चन कितने शानदार धुआंधार तरीके से लगाया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा। आपको दोस्तों यही बार बार सोचना है, विचार करना है कि हमें कौन सा गति का समीकरण लगाना है और क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, यू कहाँ पे प्लस होता है, यू कहाँ पे माइनस होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, बस। और कुछ सवाल में है ये नहीं है, बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, बस थोड़ा सा सेंस लगाना है और चेहरे पर स्माइल के साथ साथ आपको क्वेश्चन लगाना है। डरना एकदम नहीं है, डर को दूर भगाना है, ठीक है। चलो भाई आ जाए दोस्तों हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 215, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 तो उसको मिटाएं एकदम सर, मिटा दीजिए धुआंधार तरीके से। हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को पहले देख के दाम डरते थे, बहुत डर लगता था, ठीक है। लेकिन अब भी डर लगा है, लेकिन अब थोड़ा सा कम डर हुआ है। अब पता है भाई, डर देखो लगेगा एकदम भाई, ऐसे सवाल ना आपको थोड़ा सा डराएंगे, लेकिन जब इसको 2-3 बार लगा लोगे ना, पक्का बता रहा हूँ कि और जो सवाल आगे मिलेंगे ना, इतने हलवा लगेंगे, इतने हलवा लगेंगे कि तुम लोग देख करके उसको ना एकदम तुरंत उड़ा दोगे, ठीक ना। तो दोस्तों आपको सवाल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कुछ आप करना चाहते हो, आपका कुछ सपना है, कुछ लक्ष्य है, कुछ बनना है, तो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल को ना धाराशाही करना पड़ेगा। जितना फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाओ उतना ही आपको मजबूती मिलेगी, उतने आप मजबूत होगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल की आंखों में आंखें मिला करके बात करना है, ठीक है। चलो भाई सवाल नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों कह रहा है कि प्रक्षेपण मिशन पर भेजा जाने वाला एक रॉकेट अपनी गति के प्रथम मिनट में, जिसमें कि वह तरल ईंधन का प्रयोग करता है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण ऊपर की ओर उठता है। इस समय 1 मिनट के बाद उसका ईंधन समाप्त हो जाता है। वाह भाई। परंतु जड़त्व के कारण, जड़त्व क्या होता है इस पर भी चर्चा नहीं करना है। जड़त्व के कारण वह अब भी एक मुक्त पिंड की तरह गुरुत्व के अधीन उसी दिशा में कुछ देर के लिए गति करता है। गणना कीजिए कि रॉकेट किस महत्तम ऊंचाई तक जाएगा, तथा यह भी बताइए कि पृथ्वी तक गिरने तक वह कुल कितना समय लेगा। बढ़िया सवाल है भाई, ठीक है। सवाल को समझो भैया। प्रक्षेपण मिशन पर भेजा जाने वाला रॉकेट, ये कोई रॉकेट है, मैं रॉकेट बना रहा हूँ भाई, ये देखो देखो देखो, एक कोई ये रॉकेट है। ये क्या है दोस्तों, कोई रॉकेट है। लो भाई ये कोई रॉकेट है दोस्तों, ठीक ना। ये प्रक्षेपण मिशन पर फेंका जाने वाला कोई रॉकेट है। यह रॉकेट अपनी गति के प्रथम मिनट में, जिसमें कि वह तरल ईंधन का प्रयोग करता है, पहले मिनट में तरल ईंधन का प्रयोग करता है, और वह कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर उठता है, ठीक है। तो अब मान लेते भैया कि जो अपना रॉकेट है, वह रॉकेट 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 1 सेकंड में कितना ऊंचाई पर जाता है, पर ये निकालते हैं भैया। रॉकेट से मान चलो ये रॉकेट है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ईंधन उधन लगाया गया है, उस ईंधन की सहायता से ये 1 मिनट में कुछ ऊंचाई जाता है। उसके बाद कमाल ये होता है कि इसका ईंधन खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों ईंधन खत्म हो जाता है तो फिर भी वस्तु का जड़ तो वस्तु किस पोजीशन में है, गति पोजीशन में है। तो जड़त्व मतलब गति का जड़त्व ये होता है, अगर कोनो चीज़ गति में है तो वह गति में रहना चाहेगी, तब तक रहना चाहेगी जब तक उसको ऊपर कोई बाह्य बल लगाकर उसको रोका ना जाए। तो इसके अंदर गति का जड़त्व है, और उस गति के जड़त्व मतलब गति का सनक सवार है इसको, और गति का सनक सवार है, उस गति के सनक के सवार से कुछ दूर और जाता है, ठीक ना। तो पहले 1 मिनट तक ऊंचाई निकाल लेते हैं। जब तेल भरा था, जैसे तेल खत्म हो गया वो जड़त्व वाला आया, और जड़त्व के गुण के कारण, ठीक है, कुछ दूरी और गया। वो कितना दूरी गया तो टोटल अपना ऊंचाई आ जाएगा, टोटल अपना ऊंचाई आ जाएगा। मजा आ गया ना इतना बात सुन करके। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि रॉकेट द्वारा, ठीक है, रॉकेट द्वारा 20 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 1 मिनट में चली गई दूरी, 1 मिनट में चली गई दूरी निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। दूरी निकालना है, बताओ ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा भाई। इसका प्रारंभिक वेग जो है वहाँ उसको विरामावस्था से गति में आया ना, तो गति का समीकरण लगा दें H1 बराबर ut, ऊपर जा रहा है तो -1/2 GT स्क्वायर। H बराबर ut -1/2 GT स्क्वायर। बोलो भैया एकदम सही है ना, एकदम सही है। लेकिन दोस्तों कमाल है, देखो मैंने क्या गलत किया,
अपने को यहाँ पे ना रॉकेट का ईंधन ले जा रहा है। जैसे अगले वाले सवाल में पैराशूट नीचे ला रहा था तो पैराशूट का तोड़ लिया गया, तो यहाँ पे रॉकेट का तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमें जब जी लेंगे ना तो जी की जगह पे ए लेना पड़ेगा। जब ए लेते हैं तो अगर मंदन है तब माइनस में, मंदन नहीं है तो प्लस में, मंदन नहीं है तो प्लस में। मज़ा आया? मैं इसको जहाँ से लिखा ताकि आपको मैं इस चीज़ को बता सकूँ, इस चीज़ को आपको दिमाग में डाल सकूँ कि हमें जी तब लेना है जब इसका रॉकेट का ईंधन उधन नहीं रहता, तब रॉकेट का ईंधन के माध्यम से जा रहा है। ये तोड़ दिया हुआ है, जी नहीं लेना है, तोड़ ये वाला लेना है। तो दोस्तों H1 बराबर क्या आ जाएगा आपको, यू की जगह पे 0 टी प्लस 1/2 ए की जगह पे 20 टी की जगह पे 60, 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 का स्क्वायर। तो H1 बराबर क्या आ जाएगा 0 प्लस 2 से काटोगे 10, 10 गुणे 6 के 36, 2 ठो 0 और लगा दो। तो H1 बराबर 36 लिख करके 3 0 लगा दो, इतना मीटर। दोस्तों इतना मीटर ये क्या क्या रॉकेट गया कब, जब उसके अंदर ईंधन भरा था। अब उसके बाद कमाल ये होता है कि ईंधन उसका समाप्त हो जाता है। ईंधन दोस्तों समाप्त हो जाता है तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि इतना जब ऊंचाई तक जाता है, इतने ऊंचाई तक उसका वेग क्या हो जाता है, इस समय रॉकेट का वेग क्या हो जाता है। ठीक है, इस समय रॉकेट का वेग, इस समय रॉकेट का वेग, इस समय रॉकेट का वेग, हमको वेग निकालना है। हमको दोस्तों वेग निकालना है तो हम लोग ऊपर मतलब देखो कौन सा समीकरण यूज़ करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। अरे भैया अभी यही वाला तोड़ काम कर रहा है। इस वाले तोड़ के तक उसका अंतिम वेग क्या हो गया, u प्लस ए टी। वी बराबर u की जगह पे 0 प्लस ए की जगह पे 20, टी की जगह पे 60। तो v बराबर दोस्तों आ गया 1200 मीटर पर सेकेंड। तो इस दरमियान जो है रॉकेट का वेग कितना हो गया था, 1200 मीटर पर सेकेंड हो गया था। अब दोस्तों होता क्या है, इसके बाद रॉकेट का ईंधन समाप्त हो जाता है, लेकिन रॉकेट के अंदर सलग सवार है कि मैं तो उड़ूंगा 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 उड़ूंगा, और उड़ता जा रहा है उड़ता जा रहा है उड़ता जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ टोटल ऊंचाई कितना जाएगा। तो टोटल ऊंचाई तो दोस्तों ये प्लस जो अब जाएगा उसको निकालना पड़ेगा। पहले अब हम लोग निकाल लेते हैं कि ईंधन समाप्त होने के बाद वह कितना ऊंचाई तक गया, ईंधन समाप्त होने के बाद वह कितना ऊंचाई तक गया, ये निकालते भैया। अब इसको निकालने के लिए पहले मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अब तो मान चलो ये रॉकेट था वैसे से उड़ रहा था, तो यहाँ पे ईंधन पहुँच, मान चलो कि यहाँ पे ईंधन समाप्त हो गया। ठीक है, यहाँ पे ईंधन समाप्त हो गया। अब जो इसका जो ये अंतिम वेग था, जब ईंधन समाप्त नहीं हुआ था, अंतिम वेग वही दोस्तों रॉकेट का प्रारंभिक वेग हो जाएगा। और मान लेते रॉकेट एकदम उच्चतम ऊंचाई तक पहुँचता है तो उच्चतम ऊंचाई पर अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इस बात को मैं लिखता हूँ ईंधन समाप्त होने पर। ठीक है, ईंधन का होने पर, ईंधन खत्म हो गया, ईंधन समाप्त होने पर, ईंधन समाप्त होने पर जो अपना जो v है ना, ये v बराबर काम करेगा u का, v जो है बराबर काम करेगा u का, और इसका मान कितना हो जाएगा 1200 मीटर पर सेकेंड। और उच्चतम बिंदु मान लो भाई उच्चतम ऊंचाई तक जाता है, उच्चतम बिंदु पर जो अंतिम वेग होगा, उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग v बराबर 0। ठीक है, उच्चतम बिंदु पर v बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब दोस्तों हम लोग कौन सा गति का समीकरण लगा लेते हैं, जरा सोचो। हमें समय पता है कितना और ऊंचाई तक जाएगा, समय नहीं पता है, तो हम लोग गति का समीकरण लगाते हैं v² बराबर। अब देखो ईंधन तो समाप्त हो गया, अब गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा, और यही गुरुत्वीय त्वरण की ही देन है जो रॉकेट जो है कुछ ऊंचाई तक जा करके रुक जाता है। ठीक है, तो v² बराबर u² माइनस 2gh, h की जगह पे h2 ले लेते हैं। तो v² की जगह पे 0 बराबर u² की जगह पे 1200 का स्क्वायर माइनस 2g, की जगह पे 10, h की जगह पे h2। तो 20 ना, 20 h2। अच्छा मैं देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, कैपिटल H लिखा हो ना, जब कैपिटल H लिखे तो कैपिटल H2 लिखे भैया। ये देखो H2, कैपिटल H2 लिखते हैं, देखो भैया H2, ये देखो भैया यहाँ भी मैं लिख देता हूँ ना, ये देखो H2। 12 बराबर 144, कितना 0, 2 2 4। ठीक है, 1 0 छटक गया, 2 से काट दो, तो H2 बराबर 2 से काटोगे 2 7 14, 2 दूनी 4, 1 0 कट गया, 3 0, इतना मीटर। दोस्तों ये तो आया ईंधन समाप्त होने पर इतना ऊंचाई गया, जब ईंधन था तब इतना ऊंचाई गया, तो कुल ऊंचाई कितना गया, कुल ऊंचाई
कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई को मानो यच, यच बराबर यच 1 प्लस यच 2, यच बराबर यच 1 का मान 36,000 प्लस यच 2 का मान 72,000, 72,000 जोड़ दो भैया, कितना हो जाएगा। तो दोस्तों ये जाएगा 3 जीरो तो लगा ही दो पहलवाई से, 2 6 8 7 3 10, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1.08, 1.08 गुणे 10 की घाते 5 मीटर। दोस्तों इतना ऊंचाई तक रॉकेट गया, इतना ऊंचाई तक रॉकेट गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि यह भी बताइए कि पृथ्वी पर गिरने तक वह कुल कितना समय लेगा, मतलब कितना समय तक ऊपर गया फिर कितने समय तक नीचे आया, दोनों को जोड़ दो, वही आपसे समय भी पूछ रहा है। अब दोस्तों हम लोग निकालते हैं कि रॉकेट जो है, रॉकेट कितना ऊंचाई तक गया, ठीक है। तो मुक्त रूप से ऊपर जाने में लगा समय, पहले हम लोग ऊपर जाने में समय फिर नीचे आने में लगा समय निकालते हैं। मुक्त रूप से ऊपर जाने में लगा समय, मुक्त रूप से ऊपर जाने में लगा समय, ऊपर जाने में लगा समय। तो समय निकालने के लिए हम लोग लगाते हैं गति का तीसरा समीकरण, ठीक है। और वस्तु कहाँ जा रही है, ऊपर, तो v बराबर u माइनस जी टी। तो v कितना है भैया 1200, ये देखो कहाँ गया है भाई 1200, यहाँ पे v का मान दोस्तों अपना है 1200। मुक्त रूप से ऊपर जा रहा है, 0 माइनस जी की जगह पे 10t, तो 10t बराबर आ जाएगा 1200। तो t जगह पे t1 लिख लो, तो t1 बराबर कितना हो जाएगा 120 सेकेंड। तो दोस्तों ये 120 सेकेंड कितना गया, अभी ऊपर गया है। अब ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे गिरने में लगा समय, ऊपर से नीचे गिरने में लगा समय, ऊपर से नीचे गिरने में लगा समय। अब देखो समय का लगाना हमको निकालना है, हमको ऊपर से नीचे टोटल कितनी ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई इतनी है, ठीक है, यच पता है, ठीक है। हमको समय निकालना है, ऊपर से नीचे आता है, उसका प्रारंभिक वेग u हो जाएगा 0, अंतिम वेग पता होना चाहिए भैया, अंतिम वेग पता होना चाहिए ना। अंतिम वेग अपने को पता होता है कि नहीं भाई, ठीक है, नहीं पता है, अंतिम वेग तो नहीं पता है। तो हम लोग लगा देते हैं कौन सा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण। देखो यच बराबर यू टी, नीचे आ रहा ना, प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यच दोस्तों कितना पता है, ये वाला देखो टोटल ऊंचाई 10830, यू ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर अंतिम वेग का, ऊपर प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0, टी तो चाहिए, प्लस 1/2 जी की जगह पे 10t स्क्वायर, और टी जगह पे लिख दो t2। दोस्तों ये 10830 बराबर 2 5 10 5 t2 स्क्वायर। तो दोस्तों t2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 5 1 के 5, 3 8 3, 5 6 30, 5 6 30 2 0, ठीक है। तो t2 बराबर हो जाएगा आपका करड़ी में 21600, इसका वर्गमूल निकालोगे ना, इसका वर्गमूल दोस्तों निकालोगे आपको आ जाएगा 147 सेकेंड। अब बताओ इतने सेकंड में ये वापस आता है और इतने सेकंड तक ये ऊपर जाता है, तो कुल समय बताओ भैया, कुल समय कितना लगा। कुल समय जाने का समय 120 है, आने का समय 147 है, टोटल जोड़ोगे 707 4 2 6 और 1 2। भैया कुछ गलत मैं कर दिया क्या, कुछ दोस्तों हमने गलत कर दिया क्या, यहाँ पे 327 आ रहा है, मैं कुछ गलत कर दिया क्या। 147 ये लगेगा, 120 ये लगेगा, 120 में 47 में नहीं जोड़ पा रहा हूँ यार, 147 और 120 देखो कैसे जोड़ते हैं, 7 4 2 6 1 1 2 267, और आ कितना रहा है भैया 327। मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलत कर दिया यार, ठीक ना, कुछ गलत कर दिया हूँ, उसको थोड़ा देख लेना यार। यहाँ पे ना ये मैंने T1 जो निकाला हुआ है, ये T1 और T2 का मान निकाल के बस आपको दोनों जोड़ देना है, T1 का मान और T2 का मान निकाल करके आपको दोनों जोड़ देना है, वही आपका दोस्तों आंसर आएगा, ठीक ना। मैं शायद लगता है कहीं पे क्वेश्चन में कुछ गलती नहीं किया हूँ यार, ठीक ना, थोड़ा सा यहीं कहीं हुआ होगा, उसको देख लेना, ठीक है। तो मैं थोड़ा उसको लॉन्ग और नहीं करना चाहता हूँ, तो इसको आप देखोगे शायद ये 247 तो नहीं आएगा क्या, 247 देख लीजिए जरा, तो 247 का वर्गमूल 247, तो 7 4 2 6 2 1 3, हाँ भाई ये 247 आएगा दोस्तों,
ये 247 आएगा, ठीक ना। ये जो मैं इसको बताया हूँ ये कितना आएगा 247, ठीक है 247। तो कुल समय 247 जोड़ोगे, देखो कुछ आपको करना भी नहीं है, 707 4 2 6 2 1 3, 707 4 2 6, और यहाँ पे कितना दे रहा है 327, मैं 367 ला रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं हल्का सा गलती हुआ होगा, तो यहाँ पे ये जो आपका 247 ना लेकर के 227 तो नहीं है क्या यार, 227, क्या कमाल है यार। मैं देखो इसको यहाँ वर्गमूल, ये मैं वर्गमूल निकालना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे 120 है और मुझे लाना कितना है 327, 327 में से 120 घटाते क्या, 327 में से 327 में से 120 घटा दे, 7 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, 207। तो ये आपका 207 आना चाहिए। एक बार देख लें वर्गमूल निकाल करके, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 207 प्लस 207, ठीक है। तो यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा 327 सेकेंड, 327 सेकेंड, ठीक। तो ये दोस्तों रहा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलो मिटा उठाए, एकदम दोस्तों मिटाते हैं, ठीक ना। देख लो आप सवाल बढ़िया ना, मतलब रॉकेट को फेंका जा रहा है, ईंधन ख़त्म हो जा रहा है, फिर ईंधन ख़त्म होने के बाद भी वह रॉकेट कुछ दूरी जा रहा है, तो बताओ कितना दूरी गया। फिर रॉकेट जब ईंधन ख़त्म हो जाएगा आएगा, तो रॉकेट का जब ईंधन ख़त्म हो गया तब कितना मतलब आया तो कितना समय लगा, फिर जब गया तब कितना समय लगा, टोटल समय जोड़ दो। बस दोस्तों सवाल कुछ नहीं था, बस गति का समीकरण आपको समझना है, गति का समीकरण हमें कैसे लगाना है ये आपको समझना है। अगर ये दोस्तों आप समझ गए हो तो यकीन मानो आपके लिए ये सवाल ईजी लग रहे होंगे, और नहीं समझ पाए हो तो अब इस टाइप के सवाल मिलेंगे भी नहीं, ठीक है। अब इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम्पल में कहा दो हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे हैं। ये तो समझो कि न्यूमेरिकल का बाप है, ठीक है ना, जो एग्जाम्पल दिया हुआ उसका ये बाप है, ठीक है। हाँ तो आप एग्जाम्पल वाले अब सवाल लगाओगे ना, एग्जाम्पल वाले सवाल दोस्तों अब लगाओगे ना, पक्का लगा ले जाओगे, ठीक है। तो लगाना जरूर भाई। तो अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ भी गया है कि सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहे किसी कण की समय के साथ स्थिति समीकरण x बराबर 2t प्लस 3t स्क्वायर के अनुसार बदलती है, जहां x मीटर में 30 सेकंड में है। गणना कीजिए कण का प्रारंभिक वेग, t बराबर 2 सेकंड पश्चात कण का वेग, कण का त्वरण। यह भी बताइए कि कण एक समान वेग से गतिशील है या एक समान त्वरण से। चलो भाई आते सवाल नंबर 16 पे। सवाल नंबर 16 दोस्तों बहुत ही मज़ेदार है। आपको x दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ क्या दिया हुआ है 2t प्लस 3t स्क्वायर, 2t प्लस 3t स्क्वायर ये दिया हुआ है। आपसे पूछ कह रहा है कण का प्रारंभिक वेग। आप जानते हो ना वेग v बराबर dx बटा dt, समय विस्थापन का या दूरी का t के सापेक्ष अवकलन कर दोगे वेग बन जाता है। त्वरण क्या होता है, आप वेग का t के सापेक्ष अवकलन कर दो त्वरण बन जाता है। ये सब मैंने बताया दोस्तों, गति का समीकरण निकलवाते समय सब बताया हूँ, ठीक है। तो v बराबर d बटा डी टी, एक्स का मनवा रखो 2t प्लस 3t स्क्वायर, v बराबर d बटा डी टी 2t प्लस d बटा डी टी 3t स्क्वायर। तो v बराबर 2 कांस्टेंट पद बाहर, d बटा डी टी प्लस 3 कांस्टेंट पद बाहर, d बटा डी टी स्क्वायर। तो v बराबर, अच्छा प्रारंभिक वेग पूछा है ना, चलो कोई बात नहीं। तो v बराबर 2t के सापेक्ष t का अवकलन 1 प्लस 3t स्क्वायर का अवकलन 2t। तो दोस्तों आपको v बराबर क्या मिला, v बराबर मिला 2 प्लस 3 दूनी 6t, ये v मिला है। लेकिन अपने को क्या कह रहा है कण का प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग बोले तो t बराबर 0 पर वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। t बराबर 0 पर वेग क्या कहलाता है, प्रारंभिक वेग कहलाता है। तो t बराबर 0 पर जो वेग है वो क्या कहलाता है, प्रारंभिक वेग कहलाता है। और प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं। तो u बराबर 2 प्लस 6 गुणे 0, u बराबर 0, ओ हो वाह वाह वाह, u बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, 0 नहीं सर 2 मीटर पर सेकेंड। लो भाई पहला सवाल आ गया, पहला सवाल दोस्तों बढ़िया तरीके से आ गया। दूसरा क्या पूछा हुआ, t बराबर 2 सेकेंड पश्चात कण का वेग। अब लिखो भैया t बराबर 2 सेकेंड पर वेग,
t बराबर 2 सेकंड पर वेग। अब t बराबर 2 सेकंड पर वेग वो अंतिम वेग कहलाएगा। अंतिम वेग को v से लिखते हैं। v बराबर 2 + 6 × 2, 6 दूनी 12, 2 14, 14 मीटर पर सेकेंड ये अंतिम वेग आ गया। और क्या पूछ रहा है? कण का त्वरण। त्वरण बोले तो तीसरा, त्वरण बोले तो a बराबर dv/dt, dv/dt। अब v का मनवा हे वाला थोड़ी रखोगे, v का मनवा दोस्तों ये वाला रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, 2 + 6t। तो दोस्तों a बराबर d/dt 2 + d/dt 6t। कांस्टेंट पद का अवकलन बच्चा बच्चा जानता है 0 होता है। 6 कांस्टेंट पद बाहर d/dt × t, और t का t के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? 1 होता है। 0 + 1 a बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों त्वरण का मान क्या आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलो भाई, ये तो हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। बेटा उठा देना भैया, आसान सवाल था यार। ये सवाल ना बहुत 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 आसान है, ठीक है। मैंने एक भी लाइन मिस नहीं किया, एकदम बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करके किया है। बस यहाँ पे जानो t² का अवकलन 2t, यहाँ पे जानो t का t के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी कैसे सबको मैंने गुणा करके एकदम विस्तार से लगाया, ताकि आप ये ना कहो कि सर ये लाइन मुझे समझ में नहीं आई। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, देखते हैं 17 क्वेश्चंस क्या है भाई, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों आपके सामने आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 17 आप देखोगे तब फिर आप लगाओगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा कि एक व्यक्ति नदी में जल की धारा की दिशा तथा धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा व 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैरता है। वाह, मज़ा आता है यार नदी में तैरने में ना। नहर नाम सुने होंगे, नहर या नदी, उसमें नदी की भी कुछ धारा की ना चाल होती है। धारा की दोस्तों चाल होती है। अगर नदी की दिशा में आप तैरोगे ना, आपको कम बल लगाना पड़ता है, ऐसे ऐसे करते जाओ, आप आगे बढ़ते जाओगे। विपरीत दिशा में यहाँ खूब आपको पावर लगानी पड़ती है, कुछ ही देर में आप थक जाते हो, ठीक है। हाँ, इतना जाना करो। शांत जल में व्यक्ति के तैरने की दर तथा नदी के जल की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब व्यक्ति की चाल और नदी की चाल दोनों आपसे पूछा हुआ है। चलो भाई समझो जरा, समझो दोस्तों। मान के चलो कि ना ये कोई नहर है या नदी है। नहर नाम सुना होगा, नहर में आप लोग नहाए भी होंगे। ये कोई नहर बना देता हूँ, या समझो नदी, यहाँ पे नदी कहा है तो मैं नदी कहता हूँ। ये दोस्तों नदी है, और नदी की धारा जो है इस तरीके से इधर बह रही है, ठीक है, इधर बह रही है। तो ये नदी की धारा इधर बह रही है, तो कह रहा है कि व्यक्ति की चाल, देखो व्यक्ति नदी में जल की धारा की दिशा में तो धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा व 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैरता है। मतलब जब व्यक्ति तैरता है तब उस समय व्यक्ति का परिणामी जो वेग होता है वह 25 मीटर पर सेकंड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति की कुछ चाल प्लस नदी की कुछ चाल दोनों मिल करके कितना हो रहा है? 25 हो रहा है। कितना हो रहा है? 25 हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि v मतलब चाल, यहाँ व्यक्ति की चाल प्लस v मतलब चाल, जल मतलब जल की चाल, व्यक्ति की चाल प्लस जल की चाल बराबर कितना है? ये 25 है। ये दोस्तों कब होगा? जब व्यक्ति जल की दिशा में तैरेगा तब होगा। जब व्यक्ति जल की दिशा में तैरेगा तो इसका मतलब है कि जल जो है वह व्यक्ति की चाल में सहारा देगा, और उसकी चाल कितना हो गई? 25 हो गई, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद दोस्तों, ठीक है, तो मैंने ये जो बनाया है ये फिगर, इसका मतलब है कि जल की धारा की दिशा इधर है और व्यक्ति भी इधर चल रहा है ना। चलो फिगर तो कुछ मैंने ज़्यादा बताया नहीं। अब आगे देखो क्या कह रहा है। अगर दोस्तों अगर व्यक्ति जो है धारा के विपरीत दिशा में चलता, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में चलता, तब उसका चाल कितना है? 15 है, ठीक है। ये देख लो क्वेश्चन वाला खुद लिखा हुआ है कि 15 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर व्यक्ति धारा इधर प्रवाहित हो रही है और व्यक्ति इधर जाएगा तो धारा कुछ ना कुछ रोकेगा, कुछ ना कुछ उसकी चाल को कम करेगा, तब जाके परिणामी जो वेग आता है व्यक्ति का वह कितना आता है? 15 आता है। अब बताओ, हमें व्यक्ति की चाल पूछा हुआ है, जल की चाल पूछा हुआ है। दोनों समीकरण को जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को का करने पर? जोड़ने पर। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे 2 गुणे वी व्यक्ति बराबर 25 15 40। तो v व्यक्ति यानी व्यक्ति की चाल दोस्तों कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड।
बताओ, ये आंसर हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। आगे देखो अभी क्या पूछ रहा है, जल की चाल। तो वी मतलब समीकरण एक से अब समीकरण एक में क्या करेंगे, वी व्यक्ति का मान रखेंगे। वी व्यक्ति का मान क्या है 20 प्लस वी जल बराबर 25। तो वी जल मतलब जल की चाल, नल लिखा हो, देखो नल लिख रहा हूँ, जल की चाल जो है दोस्तों कितना आ जाएगा 25 - 20 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, देख लो कितना आसान सवाल था, बढ़िया सवाल था, मस्त सुपर, मजा आया एकदम दोस्तों। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इसको मिटा उठाएं एकदम, दोस्तों मिटा देते, ठीक ना, एकदम इसको मिटाते भैया, एकदम मज़ा आ गया सवाल, ये बहुत ही आसान सवाल था दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो अपने को क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। 18 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा उसकी सुनो तो भैया, पहले सुनो 18 को। कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां हैं ए तथा बी, प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। एक रेलगाड़ी दूसरे को 40 सेकंड में ओवरटेक करती है तथा एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। लो भाई, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते दोस्तों दो रेलगाड़ियां हैं, पहली रेलगाड़ी है ये ए, ये दोस्तों रेलगाड़ी है ए, और ये वाली है रेलगाड़ी बी। ठीक, ये वाली है रेलगाड़ी बी। तो ये रेलगाड़ी बी रेलगाड़ी ए को ओवरटेक करती है। ओवरटेक तभी करेगी जब ए की दिशा में बी जाएगी, जब ए की दिशा में बी जाएगी। मजा आया, जब ए की दिशा में बी जाएगी तभी तो ओवरटेक करेगी। जब दोस्तों यहाँ पे ओवरटेक करती है तो आपसे क्या कह रहा है कि कितने समय में ओवरटेक करती है, 40 सेकंड में ओवरटेक करती है। कितने सेकंड में करती है ओवरटेक, 40 सेकंड में ओवरटेक करती है। ठीक है, अच्छा, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 200 मीटर। मतलब दोस्तों ये भी 200 मीटर की है और ये भी रेलगाड़ी 200 मीटर की है। तो ये 200 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर तो ये है। ओवरटेक करने का मतलब ये रेलगाड़ी निकल करके यहाँ से यहाँ पे आ जाए, मतलब बी वाली रेलगाड़ी यहाँ पे चली आए। तो 200 पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर 200 यहाँ तक, तब जाके ये क्या कर दी, ओवरटेक कर दी। तो रेलगाड़ी, तो बी जो रेलगाड़ी है वह रेलगाड़ी कितना दूरी तय करती है, जब बी रेलगाड़ी ओवरटेक कर रही है, और बी रेलगाड़ी जो ओवरटेक कर रही है वह कितना दूरी तय कर रही है, 200 + 200। ठीक है, तो इस बात को मैं लिखना चाहता हूँ। जब रेलगाड़ी ओवरटेक करती है तब उसके द्वारा चली गई दूरी। जब रेलगाड़ी ओवरटेक करती है, ओवरटेक करती है तब उसके द्वारा चली गई दूरी, तब उसके द्वारा चली गई दूरी। तो दूरी कितना हो जाएगा, 200 मीटर ये प्लस 200 मीटर ये, कितना हो जाएगा 400 मीटर। ये बात समझ आया, 200 यहाँ से यहाँ तक, फिर 200 ये, 400 मीटर इसकी दूरी हो गई। आगे दोस्तों कह रहा है, ठीक है, आगे कह रहा है ओवरटेक करती है। अच्छा, कितने समय में, 40 सेकंड में ओवरटेक करती है। तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कौन सी रेलगाड़ी ओवरटेक कर रही है, बी। तो रेलगाड़ी बी की चाल किसके सापेक्ष है, ए के सापेक्ष। ठीक है, तो रेलगाड़ी बी की ए के सापेक्ष वेग। ठीक है, रेलगाड़ी बी की ए के सापेक्ष वेग हम लोग वेग निकाल सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, वी बी ए, मतलब बी की चाल ए के सापेक्ष, बी का वेग ए के सापेक्ष, कुछ भी बोलो। चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 400 मीटर, कितना समय लेता है 40 सेकंड। 40 सेकंड लेता है भैया, ये देखो 40 सेकंड, सही है। चार काटोगे 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अच्छा, वी बी ए का मतलब समझ रहे हो, वी बी ए का दोस्तों मतलब होता है वी बी माइनस वी ए बराबर 10 मीटर पर सेकंड, समीकरण नंबर 1। ये मज़ेदार बात निकल के आई। अब आगे कह रहा है कि एक दूसरे को 20 सेकंड में क्या करती, पार करती, क्रॉस करती। क्रॉस करने का मतलब ये है कि रेलगाड़ी इधर और रेलगाड़ी भी इधर, तब तो क्रॉस करेंगे। ऐसे जाएंगे तो एक ही दिशा में जाएंगे, ओवरटेक विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्रॉस करेंगे। तो जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तब जब दोनों
रेलगाड़ियाँ रेलिया बहरन, गाना सुने हो ना। हाँ, जब दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं। क्रॉस करने का मतलब है पार करती है, एक इधर गई एक इधर गई, क्रॉस करती हैं तब चली गई दूरी। भैया दूरी तब भी वही होगा, कितना, 200 + 200 बराबर 400 मीटर। बस फ़र्क क्या है, आपकी बात दिशा चेंज है, ठीक है। तो मान लो कि चलो कि भाई बी क्रॉस कर रही है, तो बी की चाल ए के सापेक्ष है, तो रेलगाड़ी बी की ए के सापेक्ष वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन समय या चाल। चलो वेग लिखे, कोई बात नहीं। तो वी बी ए बराबर कितना दूरी, 200 मीटर, नहीं 400 मीटर कितने समय में, 20 सेकेंड में। 4 काट दोगे 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अब की बार देखो दोस्तों, ये दूसरे को क्रॉस करती मतलब अलग अलग दिशा में है, तो वी बी माइनस जो वी ए है अलग दिशा में है, तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है, माइनस में बराबर कितना, 20। वी बी माइनस प्लस वी ए बराबर 20, समीकरण नंबर 2। हमसे पूछ क्या रहा था, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, मतलब ए की चाल और बी की चाल पूछ रहा है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, माइनस वी ए प्लस वी ए, शहीद हो गया। 1 वी बी 2 वी बी बराबर कितना, यहाँ पे 10 यहाँ पे 20, 20 10 30, वी बी बराबर 15 मीटर पर सेकेंड। अब यही वी बी का मनवा चाहे आप समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, तो मैं 2 में रख देता हूँ। समीकरण 2 से देखो क्या हो जाएगा, 15 प्लस वी ए बराबर 20, ठीक है। वी ए बराबर 15 में से 20 गया 5 मीटर पर सेकेंड। लो भाई, तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, रेलगाड़ी ए की चाल 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। मज़ा आ गया ना, धुआंधार तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से, एकदम फैंटास्टिक तरीके से, दिल एकदम खुश हो गया होगा आपका, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन लगा दिए, कितने क्वेश्चन नंबर हम लोग लगा दिए, 18 तक। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर, ठीक है। आ जाएँ एकदम दोस्तों, आते हैं, ठीक है। चलो भाई, एकदम वीडियो को रोक करके हर एक न्यूमेरिकल को ना एकदम बढ़िया तरीके से अपने कॉपी में उतारते चलो, तब आपको लगेगा कि हाँ आपकी बार हर न्यूमेरिकल पार, ठीक है। अब की बार हर न्यूमेरिकल पार, मतलब हर न्यूमेरिकल दोस्तों आपकी बार लगाना है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है अंक की प्रश्न के, ठीक ना। पहले तो अभी मैं देख रहा हूँ अभी कुमार मित्तल पहले लगाते हैं, उसके बाद दोस्तों टाइम मिलेगा ना हम लोग एनसीईआरटी वाले भी न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, ठीक है। एनसीईआरटी भी, कुमार मित्तल भी, बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे सब कुछ होता जाएगा। अभी ज़्यादा बाउंसर ना फेंकें, ठीक है। ज़्यादा बोल देंगे तुम लोग कहोगे सर आप तो कुमार मित्तल लगा ही नहीं पा रहे हैं, कुमार मित्तल अभी इतना पीछे खुदे चल रहे हैं, एनसीईआरटी की भौकाल उड़ा रहे हैं, ठीक है। तभी भौकाल नहीं भाई, अभी धीरे धीरे होना चाहिए, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में क्या कह रहा है, आपके सामने आ गया है, 2 रेलगाड़ियाँ ए तथा बी समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही हैं। ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग ज्ञात कीजिए। यदि दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रही। वाह यार, क्या सवाल है यार दोस्तों, मज़ेदार सवाल है। आपको क्या लिखा है, 2 रेलगाड़ियाँ ए व बी समांतर पटरियों पर क्रमशः, रेलगाड़ी ए की चाल, तो वी ए मतलब पहला ए की चाल, रेलगाड़ी ए की चाल कितना दिया हुआ आपको, 60 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी बी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है कि दौड़ रही हैं, ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग ज्ञात कीजिए। यदि दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही हो, जब दोनों एक ही दिशा में, जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही हों, तब किसके सापेक्ष पूछ रहा है, तब ए का बी के सापेक्ष, तब ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग
आपेक्षिक वेग, ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग। तो ए का पूछ रहा है, मतलब ए पहले आना चाहिए। तो वी ए बी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए का मान क्या दिया है आपको 60, वी बी का मान 45। घटा दो भाई, घटा दो भाई, घटा दो। कितना आ गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लो दोस्तों, आसान सा सवाल है, उसका आंसर आपके सामने हाजिर है। वाह। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हैं। जब दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हों तब, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हों, जब दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हों, जब दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हों, तब देखना भाई, तब वी ए बी बराबर वी माइनस वी बी। विपरीत दिशा में चल रही ना, मतलब समझो भैया, देखो यहाँ पे क्या था, ए इधर गया बी इधर गया, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में थे। यहाँ पे ए इधर आया और बी इधर आया, तो एक की दिशा क्या है, माइनस में। या अगर मान चलो कि ये वी ए है तो ये वी बी है, तो वी बी का मान क्या है, मतलब उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, तो भी माइनस में कर दिया गया, ठीक है। तो वी ए बी बराबर वी ए माइनस प्लस वी बी। तो वी ए बी बराबर वी ए का मान क्या है 60 प्लस वी बी का मान क्या है 45। तो वी ए बी बराबर 60 45 105 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो भाई ऐसे भी समझो, जैसे मान चलो दोस्तों, आप इधर जा रहे हो 5 मीटर पर सेकंड की वेग से, आपका दोस्त इधर जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड की वेग से, तो आपका इसके सापेक्ष आपेक्षिक वेग क्या हो जाएगा, 5 + 12 12 5 17। आप इधर जाओगे, आपका दोस्त भी इधर जाएगा, तो आप में से किसी को भी जिसका सापेक्ष पूछेगा उसी में से घटा दो। मज़ा आ गया ना। चलो भाई, ये सवाल दोस्तों हो गया 19, सवाल नंबर 19। अब सवाल नंबर आते हैं 20। सवाल नंबर 20 आ जाए एकदम दोस्तों, आते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 20 पे आते भाई, ठीक है। तो सवाल नंबर 20 देखते हैं क्या है, ठीक है। इधर के सवाल बड़े आसान है, देखो सवाल है कोई है सवाल भाई, सवाल बढ़िया है, ठीक ना। आप बस एक ही दिशा में रहेंगे तो घटा देना है, अलग अलग दिशा में रहेंगे जोड़ देना, बस सिंपल जवाब समझना है। एक ही दिशा में रहेंगे तो घटा देना है, अलग अलग दिशा में रहेंगे तो जोड़ देना है, बस इतनी सी बात है। सवाल नंबर 20 दोस्तों आपके सामने आ गया है। कह रहा है कि दो शहरों कैपिटल ए था कैपिटल बी में, कैपिटल बी से दो कारें एक दूसरे को की ओर एक समय चलना प्रारंभ करती हैं। दोनों शहरों के बीच की दूरी 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर है। पहली कार ए से बी तक पहुंचने में 8 घंटे लेती है, जबकि दूसरी कार बी से ए तक पहुंचने में 12 घंटे लेती है। गणना कीजिए कि कब और कहां दोनों कारें परस्पर मिलती हैं। बढ़िया सवाल है भाई, बढ़िया सवाल है। अब देखो दोस्तों क्या लिखा है, दो शहर और शहर, ये पहला शहर है, ये दूसरा शहर है। पहले शहर का नाम है ए, दूसरे शहर का नाम है बी, और दोनों शहर के बीच की है दूरी कितना, 480 किलोमीटर। थोड़ी मोड़ी डिस्टेंस नहीं भाई, अच्छी खासी डिस्टेंस है, ठीक है। अब दोस्तों आगे क्या कह रहा है कि दो कारें एक दूसरे की ओर एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। मान लो यहाँ से कोई कार चलती है ए, उसकी चाल हो गया वी ए। यहाँ से कोई कार चलती है बी, उसकी कार हुआ वी बी इधर की तरफ चलती है और वी ए इधर की तरफ चलती हैं। दोनों धीरे धीरे चलते चलते आएंगे, मिलेंगे, बातें चीतें होंगी, ठीक है दोस्तों, मिलेंगे लोग, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि अगर कह रहा कि पहली कार ए से बी तक पहुँचने में 8 घंटे लेती है, मतलब पहली कार ए से बी तक जाती है तो कितने घंटे में जाती है, तो टी मतलब समय एक कितना समय लेता है, 8 घंटे लेता है। और दोस्तों जो बी है टी बी मतलब बी की समय कितना समय लेता है भैया, ये समय आपका लेता है, बल्कि ऐसे लिखे हैं ना टी बी कितना समय लेता है, टी बी जो समय लेता है दोस्तों 12 घंटे लेता है। अरे भैया कहाँ है तुम 12 घंटे ले रहे हो यार, ठीक है, ज़्यादा समय ले रहा है ना, हाँ 12 घंटे लेता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, बताओ भाई, गणना कीजिए कि कब और कहाँ मिलेंगे। मान लेते दोस्तों हम लोग, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो है ये लोग आपस में x दूरी पर मिलते हैं, x दूरी पर यहाँ पे बिंदु A है, यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे चाय पानी नाश्ता होता है, ठीक है। अच्छा अगर x दूरी इतना है तो बचा कितना, 480 - x, ठीक है,
मतलब टी समय में। मान लेते हैं दोस्तों टी समय होता है मतलब कुछ ये चलता है कुछ ये चलता है। जैसे मान चलो भाई आप निकलो अपने घर से 12 बजे, ठीक है, वो अपने घर से निकला है 12 बजे, तो आप लोग दोनों लोग 12:30 बजे आकर के मिल जाते हो। इसका मतलब है 30 मिनट में आप दोनों लोग मिलते हो। तो वैसे हमने मान लेते हैं टी समय में दोनों कारें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, ठीक। अब बताओ भाई हमें पहले कार की दूरी पता है, कितना चलना है, पहले कार का समय पता है, तो पहले कार का हम लोग क्या निकाल लें, पहले कार का हम लोग क्या निकाल लें। तो भाई हम लोग पहले कार का हम लोग चाल निकाल सकते हैं क्या, चाल निकाले भैया। पहले कार की चाल बोले तो VA की चाल, डायरेक्ट लिखे VA चाल। चाल बराबर क्या होता है, एक बार मैं लिख दूँ, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना जाता है 480 किलोमीटर। कितने समय में, 8 घंटे में। तो 8 8 64, 8 6 48, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ए की चाल देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तब आधा घंटा लेती है। लेकिन बी की चाल देखो, वी बी बराबर क्या है भैया, 480 किलोमीटर। ये भी जाते हैं जनाब कितने की समय में, 12 चौक 48, 40, तब है तो ये 12 घंटा लेवे करता है। तब है दोस्तों ये 12 घंटा लेता है यार 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से इसकी, जबकि इसकी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से ये कार चला रहा है। तो मान लेते भाई बिंदु ए पर माना दोनों कार स्मॉल टी समय में बिंदु कैपिटल ए पर मिलते हैं, बिंदु कैपिटल ए पर मिलते हैं, ठीक। हमने क्या मान लिया, माना दोनों कार स्मॉल टी समय में बिंदु ए पर मिलते हैं, तब कार ए द्वारा चली गई दूरी, कार ए द्वारा चली गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी का बड़ा फेमस फार्मूला चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो दूरी कार ए कितनी दूरी गया, यक्स बराबर चाल कितना था इसका 60, कितने समय तक गया, टी समय तक। यस भाई यक्स बराबर 60 टी। चलो आगे, कार बी द्वारा चली गई दूरी, कार बी द्वारा चली गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर दूरी कितना जाता हो, 480 माइनस एक्स, कितने की चाल से, 40 की चाल से, कितने समय तक, टी समय तक, ठीक है। इसको मानो समीकरण 1, इसको मानो समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या बात है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये यक्स प्लस 480 माइनस एक्स बराबर 60t प्लस 40t। हे देखो यक्स कट गया, 480 बराबर 100t। तो t बराबर अपने को क्या मिल गया, 0 कट गया, 4.8 घंटा। दोस्तों 4.8 घंटा लगेगा इन लोगों को एक दूसरे से मिलने में, ठीक है। अकेले ये जाता बेचारा 8 घंटे पहुंचता, ये अकेले यहाँ तक आता 12 घंटे पहुंचता। तो कहते दोनों लोग आपस में बातचीत करते, हेलो हाँ भाई ठीक है, तुम कैसे हो, ठीक हो, हाँ चलो ठीक है, तुम भी आओ मैं भी आता हूँ यार, मुझे 8 घंटे लगते हैं तुम्हें 12 घंटे लगते हैं। दोनों लोग को दिक्कत होती है, ऐसा करते हैं ना, तुम कुछ आओ हम कुछ आएँ तब होती है मुलाकात। तो ये कुछ वो आया कुछ ये आया, तो दोनों लोग 4.8 घंटा गाड़ी चलाए, उसके बाद मिल गए, ठीक है। अच्छा कितनी दूरी पर मिले, ये दूरी पूछ रहा है। चलो भाई समीकरण 1 से आप देखो, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 60, टी की जगह यहाँ पे 4.8, तो यक्स बराबर 60, 6 48, 6 चौके 24, 24 और 4 28, 24 और 28, ठीक, 10 मतलब कितना हुआ 288 किलोमीटर। तो भैया ये क्या हुआ, यहाँ से ये जो है 288 किलोमीटर की दूरी पर जाता है ए, ठीक ना, 288 किलोमीटर की दूरी पर जाता है, फिर जाके क्या होती है, ए से 288 किलोमीटर दूरी पर मुलाकातें होती हैं, ठीक है। चलो भाई सवाल नंबर 220 हो गया। अब आते हैं हम सवाल नंबर 21 ला दे भाई, ठीक है। सवाल नंबर 21 ला दे कहा, ठीक है। चलो भाई सवाल नंबर 21 मैं धीरे धीरे लाता हूँ, ठीक ना।
चलो भाई मिटा उठा लें एकदम सर दोस्तों, एकदम दौड़ा के मिटा दीजिए। सवाल नंबर 21 आपके सामने आ रहा है भाई, ठीक है। लेकिन पहले उससे पहले मैं मिटा उठा लूँ तब ना लेकर आऊँ, ठीक है। तो भाई इतनी देर तक वीडियो बना रहा हूँ यार, ठीक है। लगातार तुम लोग भी उब जाते होगे इतना घंटा, लेकिन उबा मत करो भाई। न्यूमेरिकल की क्लास है ना, न्यूमेरिकल की क्लास में भाई आपको देखो, अगर मैं छोटा छोटा न्यूमेरिकल बताऊँगा पता चला हज़ारों वीडियो बनानी पड़ेगी और तुम लोग देख के डर जाओगे। मैं चाहता था ना कि एक वीडियो पूरा न्यूमेरिकल में बता दूँ, लेकिन नहीं यार, 2.5 घंटा 3 घंटा लग जाएगा, ठीक है। इसमें तो मान लो 22 सवाल हैं, ठीक है। अभी तो ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं मिले हैं ना, अभी हमको जो जो मिले हैं इससे पहले कम न्यूमेरिकल वाले, इससे पहले भी कम न्यूमेरिकल वाले। आपको न्यूमेरिकल वाले भी क्लास उतना मतलब ज़्यादा न्यूमेरिकल है नहीं, उतनी हाई फाई, फिर भी नॉर्मल है, नॉर्मल टाइप के न्यूमेरिकल है, इसलिए 2 वीडियो बनाना पड़ रहा है। कहीं कहीं एक ही वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है। अच्छा लग रहा है मुझे भी और आपको भी शायद अच्छा लग रहा होगा, शायद, पता नहीं, तुम लोग कमेंट वमेंट करते नहीं दिल खोल करके। सवाल नंबर 21 आ गया है। 2 रेलगाड़ियाँ कैपिटल ए था कैपिटल बी, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 100 मीटर है। 2 समांतर पटरियाँ पर विपरीत दिशाओं में गतिशील हैं। वाह भाई, विपरीत दिशाओं में गतिशील हैं। जब इन रेलगाड़ियों के ड्राइवर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, देखो जब विपरीत रहेंगे तभी तो क्रॉस करेंगे, और एक ही दिशा में रहेंगे तो ओवरटेक करेंगे, लेकिन रेलगाड़ी ओवरटेक करती नहीं है, कार ओवरटेक करती। तो भाई तुम लोग साइकिल से ओवरटेक कर देते हो, ठीक है। क्रॉस करते हैं तो उस समय इनके वेग व त्वरण क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा 30 किलोमीटर पर घंटा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हैं। गणना कीजिए कि रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी। समय पूछ रहा है दोस्तों, समय पूछ रहा है, ठीक है। चलो भाई, तो आपको दोस्तों क्या दिया है कि 2 रेलगाड़ियाँ ए व बी, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 100 मीटर है। लो भाई, ये रेलगाड़ी ए है, ये रेलगाड़ी ए है, ठीक है, और ये रेलगाड़ी बी है दोस्तों। वो देखो देखो, ये रेलगाड़ी बी है, ठीक। ये रेलगाड़ी ए है, ये रेलगाड़ी बी है, ये भी है 100 मीटर, ये भी है 100 मीटर, ठीक। अच्छा, क्रॉस कब करेगी? जब यहाँ से 100 मीटर से होते हुए यहाँ पे 100 मीटर आ जाएगी, आ जाएगी। तो कहने का मतलब है जब 200 मीटर चलेगी तब जाके क्रॉस करेगी। बात समझ पाए ना। 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक रेलगाड़ी भैया यहाँ है, इसका इंजन यहाँ पे धक 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 कर रहा है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आएगा 100 मीटर हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तब 100 मीटर हुआ, मतलब 200 मीटर चलेगा तब जाके रेलगाड़ी क्या करेगी? क्रॉस करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओवरटेक करेगी। अगर मैं एक ही दिशा में ले रहा हूँ ना, लेकिन मान चलो कि ये रेलगाड़ी जो बी है इधर की तरफ जा रही है तब क्रॉस करेगी। ए इधर, बी इधर, ये समझो रुकी हुई है, बी इधर से जा रही है, क्रॉस कर दी। क्या कर दी? क्रॉस कर दी, ठीक। तो दोस्तों क्रॉस कर दी, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि विपरीत दिशाओं में गतिशील हैं, ठीक है। अच्छा, उनके आपको चाल दिया हुआ ना, तो वी ए की चाल क्या दिया हुआ है? वी ए की चाल दिया आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड बनाते हैं, मीटर पर सेकंड बनाते हैं। 60 गुणे 5/18, 6 त्रिक 18, 5/18 सही ना। 6 दहा में 60, 6 त्रिक 18, 10 25 50, 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। वाह वाह। वी बी, रेलगाड़ी बी की चाल कितना दिया है आपको? कितना दिया भैया? ओए होए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग इसको क्या कर दें? देखो 30 किलोमीटर को मीटर बनाते हैं, 5/18, 6 पंचे नहीं 30 है, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 5 पचे 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, दोनों रेलगाड़ी क्या है? विपरीत दिशा में चल रही हैं। अभी मैंने आपको बताया अगर रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलेंगी तो दोनों में की चाल घटा दोगे। जैसे एक 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है, दूसरा 3 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो दोनों में आपेक्षिक वेग क्या होगा? 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन एक 5 जा रहा है, एक 3 जा रहा है, 5 3 8, तो उनका आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग वी ए बी लिखो, चाहे वी बी ए लिखो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? वी ए प्लस वी बी। क्यों प्लस हुआ? क्योंकि विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है दोस्तों, इसलिए प्लस कर दिए। एक ही दिशा में होते तो जोड़ देते। वी ए का मान क्या है? 50/3। वी ए का मान क्या है? 25/3। 50 25 75/3 मीटर पर सेकेंड इनका वेग आ गया। वेग आ गया, दूरी आ गया, समय पूछा हुआ है, ये पूछा ना भैया। तो क्रॉस करने में कितना समय लेते हैं? समय पूछा हुआ है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना जाते हैं लोग? 200। और ये कितने चाल से?
कितने चाल से? 75/3 की चाल से। तो आपका क्या हो जाएगा? 200 × 3/75। 25 8 200, 25 या 75, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24/3, ठीक है। 3 8 24, 3 8 24, 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड नहीं सर, 8 घंटा, ठीक है। नहीं भाई, मीटर 8 सेकेंड में, 8 सेकेंड में ये लोग क्या कर देंगे? दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। 3 8 24, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में दोनों ट्रेन क्या कर देंगे? एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, ठीक ना। 8 सेकेंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। सवाल मजा आया ना? बहुत आसान सा सवाल था, कोई कुछ था ही नहीं यार सवाल में। यहाँ पे दोनों ट्रेन, एक ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है। विपरीत दिशा में जाएगी तभी क्रॉस करेगी, ठीक है। अगर ओवरटेक करेगी तो दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, ठीक है। विपरीत दिशा में चाल था, इसलिए VA बराबर VA प्लस VB हुआ। अगर दोनों एक ही दिशा में होते तो माइनस कर देते, ठीक है। समय बराबर दूरी बटा 4, और कुछ मैंने किया नहीं दोस्तों, ठीक है। चलो भाई आगे आते हैं। आगे दोस्तों हम लोग आते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी 22वां क्वेश्चन। आप जो मैं किताब बता रहा हूँ उस किताब में, इस वाले कुमार मित्तल की बुक में केवल 22 क्वेश्चन है, ठीक ना। ये नई वाली बुक है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस कम है। पुरानी वाली बुक में क्वेश्चंस थोड़ा सा और ज़्यादा है। तो ये वाली बुक में टोटल 22 क्वेश्चंस है, वो वाला 22वां वाला क्वेश्चंस आपके सामने आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का स्वागत करो आप लोग। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियाँ A व B समांतर रेल पटरियों जो कि पूर्व पश्चिम दिशा में बिछी हैं पर क्रमशः 30 मीटर पर सेकेंड एवं 48 मीटर पर सेकेंड के वेग से A पश्चिम से पूर्व की ओर तथा B पूर्व से पश्चिम की ओर गतिमान है। गणना कीजिए रेलगाड़ी B का रेलगाड़ी A के सापेक्ष आपेक्षिक वेग, रेलगाड़ी B के सापेक्ष पृथ्वी का वेग। चलो भाई, 2 चीज़ पूछा हुआ है। पहले आप ये समझो पूर्व पश्चिम दिशा किधर होती है। देखो रेलगाड़ी बिछी हुई है, पहली रेलगाड़ी ये पटरी बिछी है, दूसरी पटरी ये बिछी है, ठीक है। और ये पटरियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बिछी हुई है ना। देखो लिखा हुआ है कि जो कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में है, इधर पूर्व है, इधर आपका पश्चिम है, ठीक। तो बिछी हुई है पर क्रमशः 30 मीटर पर सेकेंड एवं 48 मीटर पर सेकेंड के वेग से A पश्चिम से पूर्व, A पश्चिम से पूर्व, ठीक है। ये क्या हो रहा है? पश्चिम से पूर्व जा रहा है ना। तो आपका जो A है ना, A पश्चिम से पूर्व, तो इधर आपका क्या होता है भाई? इधर आपका पश्चिम होता है, पश्चिम, पूर्व पश्चिम कैसे होता है यार? ये हो गया आपका पूर्व, नहीं ये होता आपका सर उत्तर, उत्तर ये होता आपका दक्षिण, ठीक है। ये आपका होता है पूर्व, ये होता है आपका पश्चिम, ठीक ना। तो मतलब पहला जो A है वह A क्या कर रहा है? 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से, 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से जो है क्या कर रहा है? जो A है यार, क्या कैसे दिया है तो घुमा के दिया है, पर क्रमशः B 30 मीटर पर सेकेंड एवं 48 मीटर पर सेकेंड के वेग से A पश्चिम से पूर्व, A जो है पश्चिम से पूर्व जा रहा है। देखो ये जो A है इधर जा रहा है, ये ऐसे कितने सेकेंड से? 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब तुरंत वही देना चाहिए था, लेकिन पहले लिखा हुआ 30 मीटर पर सेकेंड, फिर 48 मीटर पर सेकेंड, तब जाके उसका दिशा दिया है। कमाल का क्वेश्चन है। आगे जो B जो दिया है पूर्व से पश्चिम, देखो यहाँ आपका पूर्व हो गया, इधर आपका पश्चिम हो गया। पूर्व से पश्चिम मतलब इधर जो दिया है, इधर आपका B दिया हुआ है, और B का जो वेग है वह कितना है भैया? 48 मीटर पर सेकेंड। मतलब दोनों, मतलब आपको ये समझना है दोनों किस दिशा में है। आप कहोगे सर अलग अलग दिशा में है। अब अलग अलग दिशा में है तो क्या करोगे? जोड़ोगे। एक ही दिशा में होते तो घटा देते, अलग अलग दिशा में है, यहाँ पे वेग है तो इनका अपेक्षिक वेग क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। एक ही दिशा में होता तो घट जाता, ठीक। तो आपसे पूछ क्या रहा है? गणना कीजिए रेलगाड़ी B का रेलगाड़ी A के सापेक्ष आपेक्षिक वेग। लिखता हूँ मैं, रेलगाड़ी B का रेलगाड़ी A के सापेक्ष है क्या? आपेक्षिक वेग, ठीक है। तो रेलगाड़ी B का, तो B पहले होना चाहिए, VBA। B का अगर दोस्तों कहा होता है रेलगाड़ी A का, तो आप A पहले लिखते। यहाँ पे लिखा है रेलगाड़ी B का रेलगाड़ी A के सापेक्ष, तो VBA, तो VBA क्या हो जाएगा? VB माइनस VA। VB की दिशा इधर है, इधर बोले। अच्छा, रेल की पटरी किधर बिछाई गई है? रेल की पटरी जो दोस्तों बिछाई गई इधर, मतलब बोले तो पश्चिम से पूरब, और ये रेलगाड़ी B किधर जा रही है? उल्टा जा रही है। माइनस में ले लो, माइनस में 48 माइनस A का मान, माइनस पहले दो, A का मान क्या है? 30। तो 48 30 जोड़ोगे क्या आ जाएगा?
48 थी जोड़ोगे 78, लो भैया -78 किलोमीटर, किलोमीटर है ना, मात्रा क्या हो जाएगा भैया मीटर पर सेकेंड, -78 मीटर प्रति सेकेंड। बताओ कितना आसान सवाल था। बस दोस्तों मेन मिला कि आपको क्या समझना था, वो पटरी किधर बिछी हुई है, पटरी जो आपकी बिछी हुई है वह है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व मतलब ये दिशा है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा है। तो रेलगाड़ी ए जो है उसी दिशा में जा रही है पश्चिम से पूर्व, जबकि जो बी है ना वह पूर्व से पश्चिम जा रही है, मतलब उल्टा दिशा में, इसलिए माइनस में लिया गया है। ठीक है, ए का मान माइनस में नहीं लिया हूँ मैं, ये वाला माइनस को माइनस कर दिया। ठीक है, तो आ गया किसका आंसर 78। आगे देखो क्या कह रहा है, रेलगाड़ी बी के सापेक्ष पृथ्वी का वेग, पृथ्वी का वेग किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। तो रेलगाड़ी बी के सापेक्ष है, रेलगाड़ी बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी का वेग, पृथ्वी का वेग। ठीक है, पृथ्वी को हम लोग किससे लिखते हैं, अर्थ, अर्थ बोले तो ई, तो वी ई बी आपसे पूछ रहा है, तो वी ई बी बराबर क्या हो जाएगा, वी ई माइनस वी बी। तो वी ई का मान तो भाई पृथ्वी स्थिर है, उसका कोई वेग तो है नहीं, ऐसा थोड़ी है पृथ्वी वहाँ पे चल रही है, जैसे रेलगाड़ी देख रही है, पृथ्वी का कोई एक पॉइंट मान लिया गया है। ठीक है, वहाँ से रेलगाड़ी चल रही, मतलब जो चल रही है, तो वहाँ उस पॉइंट से रेलगाड़ी की चाल का आपको अपेक्षित वेग पूछ रहा है। तो वी ई माइनस वी बी का मान -48, तो बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो आपको क्या आ गया 48 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों ये आपका आंसर है 48 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज की क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर कहाँ से आपको शुरू किया था, क्वेश्चन नंबर 13 से, और कहाँ तक ले गया मैं आपको 22 तक, जितनी भी देर तक वीडियो रही, जितना भी न्यूमेरिकल बताया गया, सब न्यूमेरिकल A to Z आपको बहुत ही शानदार, धुआंधार, ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। कोई न्यूमेरिकल में अगर दोस्तों आपको फिर भी डाउट है, ठीक है, पहली बात तो एक बार देखना, एक बार में दोस्तों मुझे पता है कि आपको एक बार में थोड़ा कम समझ में आने वाला है, तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, फिर से देखने के बाद दोस्तों तुरंत का तुरंत, मतलब आज अगर आपने वीडियो देखा, लगाया, उसको कोशिश करना कि कल परसों के भीतर एक बार फिर इस न्यूमेरिकल को एक बार बढ़िया तरीके से लगाना, नहीं तो पता है पक्का भूल जाओगे। ठीक है, एक दो बार दोस्तों आप न्यूमेरिकल लगा लोगे ना, जहाँ दोस्तों आप लोग को इस टाइप के न्यूमेरिकल पे पकड़ हो गई, यकीन मानो इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं वेक्टर, वेक्टर चैप्टर के न्यूमेरिकल ना इतने आसान लगेंगे, इतने आसान लगेंगे, आप बढ़िया तरीके से समझते रहोगे। बस दोस्तों आप क्या करो, 4-5 चैप्टर स्टार्टिंग के ना हर एक न्यूमेरिकल को तोड़ फोड़ डालो, हर एक न्यूमेरिकल जो तोड़ फोड़ डालोगे, हर एक न्यूमेरिकल की खोपड़ी को उड़ा दोगे, तो यकीन मानो उसके आगे वाले जो न्यूमेरिकल आएंगे ना ये बहुत आसान लगेंगे। आपको धीरे धीरे न्यूमेरिकल से प्यार होता जाएगा, न्यूमेरिकल से जो डर है वह डर खत्म होता जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब मिल करके ये सब कर रहे होगे कि हर न्यूमेरिकल को लगाना है, एक भी न्यूमेरिकल आपकी बार छोड़ना नहीं है। ठीक है, बस दोस्तों ऐसे आप पढ़ते रहो, उसके बाद देखो फिर आपकी बार तहलका मचा के रहोगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार तरीके से करते रहना। चलते फिर सबको बाय बाय।